अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अल्ताफ ताजिर और मेरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बंजारा यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक प्रोफेशनल प्रोग्राम जिसका नाम है स्किल्स डेवलपमेंट। आज इस प्रोग्राम की 6th एपिसोड है और अगर आप ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसकी फर्स्ट एपिसोड जरूर देखें ताकि इस प्रोग्राम को जो डिजाइन करने का पर्पस है वो आपको मालूम हो। सेकेंड एपिसोड में हमने एक टॉपिक शुरू किया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस और आज उसका 5th पार्ट है। हम आज इसका सब टॉपिक देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंटेशन और पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंटेशन है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि प्री शिपमेंट यानी आपकी शिपमेंट होने से पहले की डॉक्यूमेंटेशन और पोस्ट शिपमेंट यानी शिपमेंट होने के बाद की डॉक्यूमेंटेशन। प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंटेशन के 2 फेजेस होते हैं। एक इनिशियल फेज होता है कि जब ऑर्डर कंफर्म होता है विद इन फ्यू डेज डॉक्यूमेंटेशन जो है वो शुरू हो जाती है और कस्टमर एक फॉर्मल ऑर्डर शीट जनरेट करता है, उसे सप्लायर को भेजता है। सप्लायर उस ऑर्डर शीट को स्टडी करता है, अगर कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है तो वो करेक्शन करवाता है, अदरवाइज उसके अगेंस्ट एक परफॉर्मा इनवॉइस जनरेट करता है और वो परफॉर्मा इनवॉइस कस्टमर को भेजता है। कस्टमर उस परफॉर्मा इनवॉइस की एक कॉपी को साइन और स्टैम्प करके सप्लायर को वापस भेज देता है और उसी परफॉर्मा इनवॉइस की एक कॉपी वो बैंक में एलसी ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करवाता है। एलसी ओपनिंग के लिए परफॉर्मा इनवॉइस एक इंटीग्रल डॉक्यूमेंट है और उसके बगैर एलसी ओपन नहीं हो सकती। ये प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट का पहला फेज होता है जहां पे ऑर्डर शीट, परफॉर्मा इनवॉइस और एलसी ओपन की जाती है और सेकेंड फेज शुरू होता है जब गुड्स बिल्कुल रेडी होने वाली होती हैं। प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट का सेकेंड फेज देखने से पहले मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा एलसी को स्टडी कर लें ताकि जो एलसी की क्लॉजेज हैं, जो टर्म्स हैं वो हमें क्लियर हों और इसको समझने के बाद एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन की जो प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट दोनों डॉक्यूमेंटेशन है वो जरा आसान हो जाएंगी। तो आइए पहले एलसी को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। कस्टमर परफॉर्मा इनवॉइस के साथ एलसी एप्लीकेशन बैंक में जमा करवाता है और बैंक उस एलसी की अमाउंट का फंड ब्लॉक करके एलसी ओपन कर देती है। कस्टमर को एलसी में एप्लीकेंट कहते हैं क्योंकि एलसी की एप्लीकेशन कस्टमर ने दी होती है, इसलिए एलसी में उसका नाम एप्लीकेंट होता है। जो कस्टमर की बैंक है उसको एप्लीकेंट बैंक कहते हैं। उस एलसी का बेनिफिशियरी होता है सप्लायर, तो सप्लायर को उसमें बेनिफिशियरी कहते हैं और सप्लायर के बैंक को बेनिफिशियरी बैंक कहते हैं। ये चारों जो है वो मेन पार्ट हैं इस एलसी के, सप्लायर, कस्टमर और इनकी दोनों बैंकें। एलसी 2 किस्म की होती है, एक एलसी एट साइट और दूसरी यूजांस एलसी कहलाती है। एलसी एट साइट में जैसे ही बेनिफिशियरी बैंक डॉक्यूमेंट एप्लीकेंट बैंक को भेजती है तो एप्लीकेंट बैंक डॉक्यूमेंट की रिसीट पर पेमेंट रिलीज कर देती है और यूजांस एलसी में नंबर ऑफ डेज मेंशन होते हैं कि 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज तक होते हैं कि डॉक्यूमेंट की रिसीट के बाद एप्लीकेंट बैंक बेनिफिशियरी की बैंक को एक मैसेज भेजता है जिसमें उसकी पेमेंट मैच्योरिटी डेट लिखी होती है और वो मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट रिलीज की जाती है। एलसी के अलावा कुछ पेमेंट टर्म और भी होती हैं, वो यहीं बता देना बेहतर है। एक होती है डीपी यानी डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, इसको सीएडी भी कहते हैं यानी कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट। इसमें एलसी इन्वॉल्व नहीं होती और ये दोनों कस्टमर और सप्लायर के ट्रस्ट की बात होती है कि उसमें वो एलसी ओपन नहीं करवाते और इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि पेमेंट सीएडी या डीपी होगी। तो यहाँ जब परफॉर्मा इनवॉइस इशू होती है वो एलसी पर्पस के लिए नहीं होती बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल होती है कि दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि पेमेंट टर्म डीपी या सीएडी जो भी कह ले उस पर दोनों एग्रीड करते हैं और डॉक्यूमेंट शिपमेंट होने के बाद उसी तरह बैंक के थ्रू भेज जाते हैं जैसे एलसी में होते हैं, लेकिन ये ओपन होते हैं। इसमें जब शिपमेंट डॉक्यूमेंट बनते हैं तो उसकी ओनरशिप सप्लायर की बैंक की होती है जो कि आगे इंडोर्स होती है और वो इंडोर्स करके कस्टमर की बैंक को उसका ओनर बनाता है और इसी तरह से जैसे ही कस्टमर डॉक्यूमेंट रिलीज कराता है तो बैंक ओनरशिप कस्टमर को ट्रांसफर कर देती है और उसके अगेन पेमेंट रिलीज करके सप्लायर की बैंक को भेज देती है। और इसके बाद है डॉक्यूमेंट इन एडवांस, जैसे हमने यूजांस एलसी देखा कि एलसी में कुछ डेज लिखे होते हैं, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज, तो उन डेज के ऊपर पेमेंट मैच्योर होती है। डीए में एलसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ये बहुत हाई ट्रस्ट और हाई रिस्क वाली पेमेंट टर्म है
जिसमें पेमेंट जो है वो 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज पर ओपनली एग्रीड की जाती है और इसमें कस्टमर बगैर पेमेंट के कंसाइनमेंट रिलीज करा लेता है और उस कंसाइनमेंट की ओनरशिप कस्टमर ही की हो जाती है। और ये हाई रिस्क वाली पेमेंट टर्म है, क्योंकि इसमें कस्टमर पेमेंट करे या ना करे, बैंक को इसमें बैंक की कोई जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो लेकिन नॉर्मली जहां पर हाई ट्रस्ट होता है वहां पर ये पेमेंट टर्म भी यूज होती है और लोग टीए पर भी शिपमेंट्स भेजते हैं। इसके बाद है एक टर्म एडवांस। इसमें पेमेंट जो है वो एडवांस भेजी जाती है, इसके बाद ही प्रोडक्शन शुरू होती है। और इसके अलावा जो एक टर्म है वो ब्लेंड टाइप की होती है, जिसमें एडवांस प्लस एलसी या एडवांस प्लस डीपी, एडवांस डीए या डीपी प्लस डीए, इस तरह की ब्लेंड ऑफ द पेमेंट टर्म्स होती हैं। इसके अलावा एलसी में जिन चीजों की इंपॉर्टेंस है उसमें है एलसी नंबर, एलसी की इशूइंग डेट, एलसी की एक्सपायरी डेट और शिपमेंट से रिलेटेड सारी चीजें के डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, प्राइस, वैल्यू और इसके बाद प्राइस सीएनएफ है या एफओबी है वो भी, मोड ऑफ शिपमेंट के शिपमेंट बाय सी है या बाय एयर है, टाइप ऑफ शिपमेंट जिसमें के शिपमेंट जो है वो पार्शियल अलाउ है या सारी पूरा कंसाइनमेंट जो है वो एक साथ शिप किया जाएगा। इसके अलावा ट्रांसशिपमेंट है या डायरेक्ट है, यानी गुड्स पोर्ट ऑफ ओरिजिन से पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक डायरेक्ट एक ही वेसल में या एक ही फ्लाइट में जाएंगी या बीच में इसकी ट्रांसशिपमेंट अलाउ है। ये सारी चीजें एलसी में देखी जाती हैं। इसके अलावा एलसी में डॉक्यूमेंटेशन की जो है वो क्लॉजेज होती हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट शिपमेंट के बाद कस्टमर को भेजे जाएंगे डायरेक्टली और कौन से डॉक्यूमेंट बैंक के थ्रू भेजे जाएंगे। तो ये एलसी की कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी था। अब आइए हम देखते हैं प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट का सेकेंड फेज। सेकेंड फेज में जैसे ही गुड्स तैयार हो जाएंगी, सबसे पहले उनकी पैकिंग लिस्ट बनाई जाएगी और पैकिंग लिस्ट कस्टमर को भेजी जाएगी अगर वो शिपमेंट एक्स फैक्ट्री या एफओबी है, ताकि कस्टमर उसके हिसाब से उसकी स्पेस बुकिंग, वेसल या फ्लाइट जो भी मोड ऑफ शिपमेंट है उस पर बुकिंग करवा सके उसकी। पैकिंग लिस्ट में क्वांटिटी, पैकिंग पर कार्टन, टोटल क्वांटिटी ऑफ कार्टन, टोटल क्वांटिटी ऑफ पीसेस और इसके अलावा वॉल्यूम देना जरूरी होता है। पैकिंग लिस्ट को डिटेल में देखते हैं। पैकिंग 4 किस्म की होती है। सॉलिड कलर, सॉलिड साइज, यानी जो कार्टन होगा उसमें एक ही कलर होगा और एक ही साइज होगी। इसके बाद होती है सॉलिड कलर असॉर्टेड साइज, यानी कार्टन में कलर तो एक होगा लेकिन साइज उस ऑर्डर में जितनी है वो सारी साइज उस कार्टन के अंदर उसकी क्वांटिटी होगी। नंबर 3, असॉर्टेड कलर सॉलिड साइज, यानी उसमें कलर एक से ज्यादा होंगे या सारे कलर जो उस ऑर्डर में हैं वो होंगे और उसके अंदर साइज एक ही होगी। चौथी है असॉर्टेड कलर असॉर्टेड साइज, यानी उस ऑर्डर में जितने कलर हैं वो उस कार्टन में होंगे और जितनी साइज हैं वो उस कार्टन में होंगी। पैकिंग लिस्ट के बाद बैंक इन्वॉल्व होगा, यानी कस्टमर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ई जमा कराना होगा। पहले ये मैनुअल हुआ करता था, अब चूंकि सारा सिंगल विंडो हो गया है, PSW जो पाकिस्तान सिंगल विंडो साइट है उस पर कस्टमर अपने अकाउंट में जाके फॉर्म ई को जो है वो एप्लीकेशन उसकी देगा और बैंक उसको वेरीफाई करके इशू करेगा। तो फॉर्म ई इशू होने के बाद इनवाइस तैयार की जाएगी। इनवाइस में फॉर्म ई नंबर, कस्टमर, इनवाइस नंबर, फॉर्म ई की डेट, इनवाइस की डेट, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, मार्क्स एंड नंबर्स और उसकी वैल्यू वगैरह सारी डिक्लेयर की जाएगी। और इनवाइस, पैकिंग लिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ई, ये तीनों चीजें जो है वो कस्टम में सबमिट करवाई जाएंगी एज ए प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट। और इनके साथ जो एक और डॉक्यूमेंट है CRO या लोडिंग प्रोग्राम। अगर बुकिंग कस्टमर ने करवाई है तो उसका नॉमिनेटेड एजेंट जो है वो अरेंज करके देता है, और अगर ये FOB या एक्स फैक्ट्री डिलीवरी नहीं है तो सप्लायर को खुद स्पेस बुकिंग करवानी पड़ती है, खुद ही लोडिंग प्रोग्राम का अरेंज करना पड़ता है और उसके हिसाब से उसे कंसाइनमेंट कस्टम तक पहुंचाना होता है और कस्टम क्लियर करवाना होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो थे वो प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट थे। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होंगी। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।